पूरी तरह से जमीन से पानी निकलना बंद हो गया है। प्रशासन और किसानों ने राहत की सांस ली है। लगातार पानी के चलते खेत लबालब हो गए हैं। कई कंपनियों ने जांच के लिए पानी और मिट्टी के सैंपल भेजे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। ट्यूबवेल खोलते समय दरअसल आपको बता दें कि पानी निकल आया था, पानी की बौछार देखने को मिली थी, लेकिन आप देखिए उस पानी ने कितना नुकसान किया है। जो खेत हैं वो तालाब बन चुके हैं। 3 दिन से लगातार पानी आ रहा था, आज जाकर पानी बंद हुआ है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब पानी निकल रहा था। पानी की वो बौछार, पानी की वो धार आप देख सकते हैं कितनी तेज है, और जिसके चलते जो पूरा इलाका है वो जलमग्न हो गया है। वहां पर जो खेत है वो खेत खलियान पूरी तरीके से पानी से लबालब भर चुके हैं। हालांकि अब जब पानी बंद हुआ है तो प्रशासन और किसानों ने राहत की सांस ली है, लेकिन ट्यूबवेल खोदते समय ये जिस तरीके से ये पानी के फुहारे निकले हैं, पानी की बौछार हुई है, उसने फिलहाल कई सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इस पानी की और इस मिट्टी की जांच जो है वो अब कई कंपनियों के द्वारा की जाएगी। सैंपल ले लिए गए हैं। जयपुर से बड़ी खबर है। सीएम भजनलाल आज विधायकों के साथ संवाद करेंगे। अजमेर, बीकानेर और जयपुर संभाग के विधायकों से संवाद रहेगा। बजट समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सुबह 11 बजे अजमेर संभाग, दोपहर 2 बजे बीकानेर संभाग, शाम 5 बजे जयपुर संभाग के विधायकों से चर्चा रहने वाली है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधायकों से संवाद करेंगे। सीएम भजनलाल विधायकों से संवाद करने वाले हैं। बजट समेत कई मुद्दों पर चर्चा जो है वो होगी। सुबह 11 बजे अजमेर संभाग और दोपहर 2 बजे बीकानेर संभाग में ये बैठक उन लोगों के साथ रहने वाली है। 5 बजे जयपुर संभाग के विधायकों के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि बजट की घोषणा से पहले क्षेत्रों को किस तरीके से बजट का आवंटन करना है, किस क्षेत्र के क्या हाल है, वो विधायकों से जाना जा रहा है। विधायकों के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस क्षेत्र में क्या काम करवाने हैं और क्या चीज की कमी है। इन सभी चीजों का आकलन किया जा रहा है। सुबह 11 बजे अजमेर संभाग के विधायकों के साथ ये संवाद रहेगा। 2 बजे बीकानेर संभाग के और उसके बाद जयपुर संभाग के विधायकों के साथ सीएम की चर्चा रहने वाली है। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम में, हालांकि 2 दिन से मुख्यमंत्री लगातार इसी तरीके से कार्यक्रम में व्यस्त हैं, जहां पर वो विधायकों के साथ संवाद कर रहे हैं। अलग अलग संभागों की शुरुआत कोटा संभाग के साथ हुई थी और उसके बाद कल भी कई संभाग, भरतपुर, जोधपुर, इन संभागों के विधायकों के साथ चर्चा की थी। अनूपगढ़ जिला निरस्त होने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा लगातार सरकार के प्रति नाराजगी जताई जा रही है। अनूपगढ़ जिला निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग को लेकर आज अनूपगढ़ जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अनूपगढ़ जिला कलेक्टर कार्यालय के घेराव के लिए अनूपगढ़ सहित आसपास के घरसाना, रावला, मंडी क्षेत्र के लोग भी पहुंचेंगे और सरकार से अनूपगढ़ जिला यथावत बनाए रखने की मांग करेंगे। घेराव करके और राजस्थान सरकार के सामने जिले को बहाल करने की हम चेतावनी पेश करेंगे। इसलिए मैं इलाके के तमाम किसान, मजदूर, व्यापारी साथियों से निवेदन करूंगा कि 11 बजे कल अनूपगढ़ कलेक्टर कार्यालय के सामने ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। जिलों पर छिड़ी रार तेज होती जा रही है। नए जिलों को खत्म करने के फैसले पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर फिर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि जनता के हितों के लिए जिले बनाए गए थे। गहलोत ने आरोपों पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। जिलों पर रार अपार, भजनलाल सरकार पर गहलोत प्रहार, जनता के हित किए गए दरकिनार। देखा होगा भी आपने, हमने जो घोषणा की थी, अधिकांश घोषणाएं धरातल पर। आरोपों पर बीजेपी का तगड़ा पलटवार। राम लुभैया जी को खुद को ही नहीं पता था कि इतने जिले घोषित कर दिए। जब राम लुभैया ने जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट तो इन्होंने एक तरफ रख दी। जिस बात का अंदेशा हो वह हो भी जाए, तब भी दिल कहां सच स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। ये बात कांग्रेस से बेहतर भला कौन समझ सकता है। तभी नए जिले बनाकर इतिहास में नाम दर्ज कराने की हसरत रखने वाले सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार पर आक्रामक हैं। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गहलोत ने कहा कि 9 जिलों को खत्म करने का कैबिनेट का फैसला जन विरोधी है। ये मेरे को लगता है कि 1 साल तो लगा दिया। अगर ऐसा गलत काम किया होता हमने,
तो सरकार ने पहला काम जिला खत्म करने का ही करना चाहिए था। 1 साल के सेकंड 1 साल। और जो जिले का कमेटी बनाई जिसने, वो तो बीजेपी ज्वाइन भी कर दिया अब तो अधिकारी ने। जिसने कमेटी की रिपोर्ट दी है वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो बीजेपी ने पार्टी ने जो तय किया वो उस अधिकारी को लगा के उसके माध्यम से करवाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बेहतर प्रशासन और आमजन को राहत देने के लिए नए जिले बनाए गए थे। अशोक गहलोत ने नए जिले बनाने के पीछे अपने तर्क भी पेश किए। लोगों को प्रशासनिक सहूलियत मिले, बजट घोषणाओं को पूरा करने में होती है आसानी, मॉनिटरिंग होती है आसान, अधिकारियों में अच्छे काम की रहती है स्पर्धा। वो तमाम स्कीमों को लागू करने में आसानी होती है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी मॉनिटरिंग हो सकती है धरातल पर काम पूरे होने की। और नंबर 3, जो फरियादी आते हैं गरीब आदमी, किसान, मजदूर जो भी है, जो अन्याय उत्पीड़न हुए हैं लोगों के साथ में, वो अपनी फरियाद भी ढंग से दे सकते हैं। क्योंकि एक जिले के अधिकारी आ रहे बढ़ गए तो 2 जिले में हो गए। फिर मैं एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारे प्रमोशन भी अच्छे होंगे, हमारी परफॉर्मेंस देखी जाएगी तो आसानी रहेगी काम करने में भी। ये तमाम तरीके से मैं समझता हूँ जिले छोटे होने में कोई दिक्कत है ही नहीं, बल्कि उसका लाभ मिलता। गहलोत ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बनाए गए नए जिलों का उदाहरण देते हुए प्रदेश में और नए जिले बनाने की वकालत की। तुलना करें हम लोग गुजरात की, छत्तीसगढ़ के, कई राज्यों की, मध्य प्रदेश की भी। मध्य प्रदेश में हमसे कम एरिया है, बहुत दूर, और 53 जिले बन गए हैं। 2 और बना दिया, 53 है वैसे। पहले 51 थे, अब 53 बना दी, अभी बना हाल है मेरे ख्याल से। तो आप सोच सकते हो क्यों बना रहे हो। गहलोत के आरोपों पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कड़ा पलटवार किया। राठौड़ के मुताबिक जनता के लिए नहीं, सरकार बचाने के लिए नए जिले बनाए। राम लुभाया कमेटी ने 40-41 जिले बनाने का सुझाव दिया था। कुर्सी के लिए राम लुभाया कमेटी की सिफारिशों को किया दरकिनार। राम लुभैया जी को खुद को ही नहीं पता था कि इतने जिले घोषित कर दिए। जो राम लुभैया ने जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट तो इन्होंने एक तरफ रख दी, लेकिन चूंकि अपने जो निर्दलीय विधायक जो उनका साथ दे रहे थे, जिनके आधार पर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार टिकी हुई थी, उन विधायकों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने आनंद फानंद में जिले बना दिए। खुद राम लुभैया जब वो महाराष्ट्र में थे, जब उनको पता चला कि एक साथ 50 जिले बना दिए, तो उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया था। उन्होंने भी कहा, ये क्या कर दिया। आप जिले बनाओ ना, बनाना चाहिए, जिले नए बनाओ, जिससे निश्चित रूप से और जनता को और विकेंद्रीकरण का लाभ तो मिलता ही मिलता है, लेकिन अनुपात रखना चाहिए। समानुपात उन्होंने रखा नहीं। जयपुर जिला जिसमें और 18-19 लाख की पॉपुलेशन, और सांचौर जिला 3.25 लाख की पॉपुलेशन, केकड़ी जिला 3.5 लाख की पॉपुलेशन, दुदू जिला 3.5 लाख की पॉपुलेशन, जोधपुर जिला और 18 लाख की पॉपुलेशन। इन्हें क्या मतलब। अनूपगढ़, सांचौर, शाहपुरा, केकड़ी के बाशिंदे सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, तो दूदू के नागरिकों ने सीएम से मिलकर उनका आभार जताया है। कुल मिलाकर नए जिलों पर नया घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब टोंक से बड़ी खबर आपको देंगे। टोंक के देवली से ये बड़ी खबर है। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। झूलते तारों की चपेट में एक ट्रक आ गया है। करंट लगने से ट्रक चालक की मौत हो गई। हादसे में अन्य लोग भी घायल हुए हैं। करंट की चपेट में आने से ट्रक में लगी आग। देवली पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। दमकल ने मौके पर पहुंचकर बुझाई है आग। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। अंबापुरा कासिर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। करंट लगने से ट्रक चालक की मौत हो गई है। झुलसे तारों की चपेट में ट्रक आ गया और ट्रक की चपेट में आने से चालक की भी मौत हो गई है।
तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, देवली पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। आप देखिए किस तरीके से झूलते तारों में जब ट्रक टकराया तो किस तरीके से ट्रक में आग लग जाती है। और क्योंकि ट्रक चालक ट्रक के अंदर मौजूद था तो चालक की भी जान चली जाती है। तो बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही यहां से सामने आई है। जिस तरीके से ये झूलते तार सड़क पर चल रहे आम जन के लिए और इन ट्रक बड़ी गाड़ियों के लिए जो सबसे ज्यादा खतरा है, ऐसे में यहां पर विभाग को ये देखना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से ये तार झूल रहे हैं जो लोगों के लिए एक खतरा साबित हो रही है। देवली पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। अब देखना होगा इस पूरे मामले पर पुलिस के द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन जो तार हैं वो लगातार नीचे झूल रहे हैं जिसके चलते लोगों में दिक्कतें हैं। दौलत हमारे संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। दौलत, देखिए बड़ी लापरवाही यहाँ पर बिजली विभाग की भी है, जो ये झूलते तारों को ठीक नहीं किया जा रहा है। किस वक्त की ये पूरी घटना है? बिल्कुल, ये देवली की खबर है और ये बिजली विभाग की लापरवाही आज सुबह ही देखने को मिली है। ये जो मार्ग है अंबापुरा कासीर, यहाँ ईंटों से भरा हुआ ये ट्रक निकल रहा था सुबह करीब 6 बजे। इसी दौरान ये करंट की चपेट में आने की वजह से इसमें जो ड्राइवर था उसकी मौत हो गई। इसकी पत्नी और जो खलासी था उसको बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुंचाया गया करंट लगने के बाद। हालांकि वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन बड़ी लापरवाही कह सकते हैं कि ये जो ड्राइवर था गजेंद्र, ये जयपुर का रहने वाला था। ये संथली से ईंट भर करके केकड़ी की ओर जा रहा था और इसी दौरान ये अंबापुरा से कासीर जो रोड है, यहाँ जो झूलते तार है उनकी चपेट में आने के बाद में पहले करंट लगा, फिर ट्रक में आग लगी और दमकल और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत ही तीनों को अस्पताल पहुंचाया। लेकिन जुल से ट्रक ड्राइवर को बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई और दोनों की हालत जो अब बचे हुए हैं उनकी खतरे से बाहर है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कोटपुतली से बड़ी खबर आपको देंगे। कोटपुतली में ऑपरेशन चेतना लगातार जारी है। टनल बनाने में आ रही है टीम को भारी परेशानी। अब तक 7 फीट तक टनल तैयार हो चुकी है, खोदी जा चुकी है, लेकिन पिछले करीब 178 घंटे से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बच्ची को लेकर परिजनों की उम्मीद अभी भी बरकरार है। तो आप समझ सकते हैं 178 घंटे, पिछले करीब 178 घंटों से ये ऑपरेशन चल रहा है और ये प्रदेश का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। और बच्ची को लेकर परिजनों की उम्मीदें बरकरार हैं। बच्ची की मां जो है वो बच्ची को देखना चाहती है। रो रो कर परिवार का बुरा हाल है। मासूम जो खेल रही थी वो अचानक से बोरवेल में गिर जाती है और बोरवेल में गिरने के बाद से अभी तक बच्ची को नहीं निकाला गया है। 178 घंटे आप समझ सकते हैं, 6 दिन लग गए हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सका है। हालांकि तमाम प्रयास किए गए लेकिन बच्ची तक कोई भी रेस्क्यू दल नहीं पहुंच पाया। तो रोते बेलखते ये परिजन, ये मां है बच्ची की जो लगातार अपनी बच्ची का इंतजार कर रही है। चट्टान जो पत्थर जो निकल रहा है, जिसकी खुदाई डिगिंग चल रही, उसकी जो है नेचर कैसी है, वो कोई मतलब जो है सॉफ्ट रॉक नहीं है, वो बिल्कुल सॉलिड और हार्ड रॉक है। सर एक छोटा सा सवाल कि 1 फीट तक को जो पत्थर की कटाई करते हैं कितना टाइम लग रहा है लगभग उसमें? 1 इंच काटने में लगभग आधा घंटा का टाइम लग रहा है। तो 1 फीट की आप समझ सकते हैं कि मतलब एक्चुअल में क्या है कि यदि हम पहले खुदाई करते और ये चट्टान नहीं होती तो हमको 2 फीट का डाया लेके चलना था। योगेश सर, एक चीज और, क्योंकि आप लोग रात दिन इस तरीके के रेस्क्यू वगैरह करते रहते हैं, क्या आप लोगों को अंदाजा नहीं था कि अंदर की साइड है काफी ज्यादा, जो कि पूरा माइनिंग एरिया है, सबसे बड़ा एशिया का प्लांट यहाँ पे सीमेंट का लगा हुआ है, क्या आप लोगों को अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे जो सॉलिड स्टोन आ सकते हैं, रॉक आ सकती है, जिससे निपटने के लिए जो कह सकते हैं कि हाई टेक्नोलॉजी वाले जो हथियार माफ कीजिएगा, जो टेक्नोलॉजी वाले जो उपकरण होते हैं वो यूज करने चाहिए, या फिर क्योंकि पहले से इस चीज की व्यवस्था होती तो शायद डिले कम होती? देखो 150 फीट तक तो इसमें मिट्टी सैंड है, उसके बाद पत्थर स्टार्ट होता है। जैसा कि पाइलिंग मशीन काट के ला रही थी तो वो पत्थर काट के ला रही थी, साथ में डस्ट भी ला रही थी। वो डस्ट पत्थरों की डस्ट थी। इतना सॉलिड रॉक होगा ये कह नहीं सकते थे। दूसरा ये कि आगे विक्टिम फंसा हुआ है, आगे बच्चा फंसा हुआ है, आप ब्लास्टिंग कर नहीं सकते। जो भी माइनर्स होते हैं, जो भी माइनिंग करते हैं, वो ब्लास्टिंग से करते हैं। इसी एरिया में भी ब्लास्टिंग होती है। ब्लास्टिंग कर दोगे, वाइब्रेशन होगा तो ये 700 फीट गहरी बोरवेल है। यदि बच्चा नीचे निकल गया तो इसका जवाबदार कौन होगा? यदि जो है कोई भी कारण से उसको कोई चोट लग गई तो उसका जवाबदार कौन होगा? तो ये सब चीजें सोच के जो है ब्लास्टिंग कर नहीं सकते। बड़ा कोई जो है
बड़ा मशीनरी लगा नहीं सकते जो प्रेशराइज करे उस चीज को, और हो सकता है एरिया को तोड़ दे, हो सकता है उस एरिया को कोलैप्स कर दे। तो उस सभी बातों का सेफ्टी और सिक्योरिटी का, बच्चे का और रेस्क्यूअर का, दोनों का ध्यान रखते हुए जो है सावधानी के साथ काम करने से स्पीड कम हो ही जाती है, और बाकी जो है परिस्थितियां प्रतिकूल होने की वजह से भी जो है टाइम लगता है। सर योगेश सर, जिस तरीके से हमने दौसा में देखा कि आप 3 प्लान पे एक साथ काम कर रहे थे, प्लान ए वो लगातार जारी था, प्लान बी पे जैसे पाइलिंग मशीन से खुदाई हो रही थी, और प्लान सी है जो जेसीबी मशीनों के माध्यम से भी आप लगातार खुदाई कर रहे थे। क्या आपको नहीं लगता था कि यहाँ पे भी इन तीनों प्लान पे काम होना चाहिए था, जिससे क्या है कि कम समय लगता और चेतना को जो कह सकते हैं कि जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाता शायद तक? प्लान ए तो आते ही प्रारंभ किया जाता है, और प्लान बी और सी की बात करें, जैसे कि बगल में जैसे जेसीबी से खुदाई हो रही थी, एलएनटी से खुदाई हो रही थी, अभी जो गुना का केस हुआ था उसमें भी इसी तरीके से जो है बच्चे को निकाला गया है, जैसा आपने देखा होगा। कारण ये है कि आप जो बगल में खुदाई करके रैंप सिस्टम से ला रहे हैं वो 50, 60, 65 फीट तक ही पॉसिबल है। यदि आप 165 फीट पे जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि लगभग आप 15, 16, 17 मंजिल जा रहे हैं नीचे, तो उसको दोनों साइड से लाना पड़ेगा, आपको बी शेप में लाना पड़ेगा, और आपको किलोमीटरों टोटल जो है लगभग जो है उसकी खुदाई होगी, और उस प्रोसीजर में हो सकता है कि आपको 20-25 दिन भी लग जाए, तो वो संभव नहीं था, इसलिए उस पर तो प्लान पे काम किया गया नहीं। और इसके अलावा पाइलिंग मशीन जैसे अरेंज हुई उससे भी काम तुरंत स्टार्ट कर दिया गया। सर अब कितने फीट तक खुदाई हो चुकी है? एक्यूरेट कितनी हो चुकी है अभी तक, अगर टनल की बात की जाए? 6 फीट के लगभग जो है अब तक खुदाई हुई है, बाकी 8 फीट तक हमको खुदाई करनी है। 8 फीट कुल होगी? 8 फीट दूर लिया गया है, तो 8 फीट के अप्रोक्स होगी। सर एक चीज आ रही है, नीचे दूरी ज्यादा बता रहे हैं कि जैसे ऊपर का जो स्पेस है और जो नीचे का है उसमें काफी दूरी बता रहे हैं। ऊपर से तो 8 फुट नजर आ रही है, लेकिन नीचे करें कि ज्यादा दूरी बता रहे हैं आपस में। नहीं, हमको तो दूरी नहीं बताई गई, हो सकता है आपको किसी ने बताई गई। 10 तरह की भ्रांतियां जो है आती हैं, और उसमें हम उसको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस बार एक्सपर्ट आए थे उन्होंने कोई खास ऐसी दूरी नहीं बताई। हल्का फुल्का जो है माइनर डिग्री का चेंजेस आ सकता है। सर पिछले 1.5 घंटे 2 घंटे पहले भी 6 फीट थी, 2 घंटे जैसे आप बता रहे थे कि 1 इंच को खोदने में आधा घंटे लगे, तो थोड़ा सा तो बढ़ाया होगा दूरी तय करने में। देखो, 2 तरीके की खुदाई होती है। आपने सामने ड्रिलिंग की, आप 6 फीट तक पहुंच गए, अब उसके डाया को कौन बढ़ाएगा? उसको खोदने के लिए आगे जो है उसको ड्रिल करने के लिए उसमें रेस्क्यूअर कैसे ड्रिल करेगा? उसके लिए उसको लगभग जो है 3 फीट चौड़ा जो है डाया, हम 600 mm पे काम कर रहे थे पहले, अभी हम 900 mm पे काम कर रहे हैं। पहले प्लान था कि 600 mm पे काम करेंगे। मिट्टी में कोई दिक्कत नहीं है, लेट के आदमी खोद सकता है, लेट के आदमी जो है मिट्टी को निकाल सकता है, लेकिन यदि स्टोन की ड्रिलिंग करनी है तो उसके लिए पावर चाहिए, उसको या तो नीलिंग पोजीशन में या किसी तरीके से, तो उसके लिए हमको 600 की जगह 900 mm का डाया लेना पड़ा। स्टार्टिंग में तो हमने 950 mm 1000 mm का डाया लिया, क्यों? कि जिससे हम प्रॉपर खुदाई कर सके। यदि आप एक छोटी सुरंग बनाओगे लेट के, तो आगे वो खोदना पॉसिबल नहीं होगा। ये कारण समय लगने का कारण है। एक तो जो है एरिया बढ़ाना, जो 2 फीट की जगह हमने 3 फीट कर लिया, 600 की जगह 900 कर लिया, और साथ ही जो है चट्टान आना। सर भीलवाड़ा और खेतड़ी से आपने जो हाई टेक्निक उपकरण मंगवाए थे, क्या उसका बेनिफिट मिला, उसमें सहूलियत मिली आपको रेस्क्यू में? वो जो उपकरण मंगवाए थे ये चेक करने के लिए मंगवाए थे कि क्या हम जो है सही दिशा में बढ़ रहे हैं, क्या हम कहीं भटक तो नहीं गए हैं। हल्का सा चेंजेस भी काफी लंबा चेंजेस हो सकता है, काफी दिक्कत कर सकता है, पैदा कर सकता है, इसलिए इसको क्रॉस चेक करवाने के लिए हमें सभी विधियां यूज की। हमने 3 जगह से बुलाए माइनिंग वाले और उनके इंजीनियर से चेक करवाया। उन्होंने कहा कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। यहाँ लोकल मिस्त्री बुलाए जो गुणिया मिलान करते हैं, उन्होंने भी बताया कि आपका डायरेक्शन सही है। तो ये हम 3-4 तरीके से क्रॉस चेक किया कि हम जब इतना धीरे धीरे बढ़ पा रहे हैं इन दिक्कतों के कारण, तो हम क्यों ना उसको क्रॉस चेक करवा लें, हमारे पास टाइम। उम्मीद की जा सकती है कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन अपने हाँ, उम्मीद कर सकते हैं कि हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, टारगेट की तरफ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हीरालाल हमारे साथ लाइव है। हीरालाल, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो क्योंकि अपडेट तो हमें मिल चुका है कि अभी उम्मीद कर सकते हैं कि आज बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है, अभी क्या स्थिति चल रही है?
जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि 177 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिस प्रकार से अभी जो एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट योगेश कुमार ने बताया कि उनका ऑपरेशन है लगातार जारी है। जो नीचे ऑपरेशन को अंजाम देने वाले जवान है, उस चट्टान को जो हार्ड रॉक है उसको काटने के लिए लगातार वो प्रयासरत है। और जिस प्रकार की जो चुनौतियां उनके सामने आ रही है, उनका सामना भी वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने जो फर्स्ट प्रायोरिटी है बच्ची को, जो विक्टिम है, जो बच्ची उसमें फंसी हुई है 163 फीट की गहराई में फंसी हुई है, उसको बाहर निकालने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा कि वो जो पाइलिंग के जरिए जो 170 फीट का जो गड्ढा खोदा गया था उसमें ऑक्सीजन पाइप पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि नीचे लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो जवान जुटे हुए हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। जो जवान वहां थक जाते हैं, वो जब बाहर उनको लाया जाता है तो मैं तस्वीरों में ये भी दिखाऊंगा किस प्रकार से, क्योंकि नीचे का जो जितनी चुनौतियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनको यहाँ बाहर लाया जाता है, उनको अलाव के पास बैठाया जाता है ताकि उनको सर्दी से बचाया जा सके, क्योंकि नीचे जो गर्मी है अचानक से वो ऊपर आता है, क्योंकि मौसम बड़ा ठंडा है। माइनस जो तापमान है वो काफी माइनस में जा रहा है, ओस भी गिर रही है, अभी जो काफी धुंध है, तो उनको किसी प्रकार का जो मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से उनको दिक्कत नहीं हो, तो अलाव के पास बैठा है ताकि उनको गर्मी महसूस हो। साथ ही उनको दूध पिलाया जाता है। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, पाइलिंग मशीन यहाँ एहतियात के तौर पर खड़ी कर रखी है, क्योंकि जब जो खुदाई होती है और जो मिट्टी नीचे जमा हो जाती है, उस मिट्टी को निकालने के लिए इस पाइलिंग मशीन के जरिए उस मिट्टी को बाहर निकाला जाता है। साथ ही जो भीलवाड़ा, खेतड़ी और अजमेर से जो उपकरण मंगवाए गए थे ताकि जो टनल की खुदाई की जा रही है वो सही डायरेक्शन में जाए, किसी प्रकार एक एक इंच जो उनके लिए खुदाई का जो कार्य किया जा रहा है वो गलत दिशा में नहीं जाए, ताकि बच्ची तक तुरंत से जल्द तुरंत पहुंचा जाए और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। यही उनकी प्रायोरिटी है, इसलिए उन्होंने बाहर से उपकरण भी मंगाए थे। माइनिंग जो अधिकारी है, माइनिंग इंजीनियर है, एक्सपर्ट है, उनको भी यहाँ बुलाया था, उनसे भी चर्चा की थी, किसी प्रकार की जो लापरवाही नहीं हो। जिस प्रकार से हमने देखा कि 177 घंटे से लगातार जो खुदाई का कार्य है, क्योंकि 7 दिन पूरे हो चुके हैं, 8वां दिन चल रहा है, तो और समय नहीं लगे, आज इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ये समाप्त कर सके, ये तमाम कोशिशें इन अधिकारियों द्वारा की जा रही है। जी ठीक है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। परिवार वालों से कोई बातचीत हो पाई है आपकी? हीरालाल, परिवार के लोगों से कोई बात हो पाई है? जी बिल्कुल, देखिए हमने परिवार के लोगों से बात करने की कोशिश की थी, पहले भी हमने उनके बात करके उनकी जो पीड़ा थी हमने दर्शकों तक पहुंचाई थी, लेकिन बार बार उनके पास जाकर उनके दर्द, क्योंकि जो बच्ची उनसे दूर है, जो दर्द उनके सीने में है, उस दर्द को और हम नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए हम बात करने में थोड़ा सा वो असहज भी महसूस हो रहे थे। लेकिन उनके जो दादा हैं, उनके जो बच्ची के जो चाचा हैं, वो लगातार हमसे संपर्क में हैं और हम उनसे लगातार बात भी कर रहे हैं। उनकी जो पीड़ा है वो आपसे साझा भी कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो देरी हुई है उसमें जो नाकामी रही है प्रशासन की, वो कहीं ना कहीं इस पूरा सिस्टम पे एक सवाल खड़ा करती है। उनकी यही गुहार है कि जो बच्ची को जैसी भी स्थिति में हो, जल्द से जल्द उसको निकाल कर उनके सुपुर्द किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है, क्योंकि 177 घंटे का जो समय बहुत लंबा समय होता है, बिल्कुल बहुत लंबा समय होता है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपसे अपडेट लेते रहेंगे हीरालाल। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो 178 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक चेतना को बाहर नहीं निकाला जा सका। अभी और लंबा समय लग सकता है, ऐसा साफ तौर पर कहना है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन हाजिर होते हैं।